सबसे पहले तो वी आर स्टार्टिंग टुडे चैप्टर 2। और ये भी बिजनेस का एक समझ ले बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। और इसके अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स के। आपके बिजनेसेस जो है वो टाइप्स के होते हैं, और कैसे जो है वो क्या उनके फायदे होते हैं, क्या उनको नुकसान होते हैं, और किस तरीके से वो बिजनेस खोले जाते हैं, सेटअप होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये बहुत थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आज की क्लास में अगर खत्म कर पाए तो ठीक है, वरना फिर हम इसकी एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम इसका आधा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ऑफ विद बिजनेस स्ट्रक्चर चैप्टर 2। एंड इसके अंदर जो हम लोग पहली चीज डिस्कस करेंगे वो करेंगे दैट इज कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो कैसे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हो रही होती है। अब हर एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो देर आर डिफरेंट सेक्टर्स, और उन सेक्टर्स में जो है वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी डिवाइडेड होती है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स। एंड क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि there is also a fourth sector that has been created in many countries. So let's discuss each sector. तो सबसे पहले तो होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर आपके इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जिसके अंदर आपके सारे वो बिजनेसेस आ जाते हैं जो कि रॉ मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लैंड। सही है, बेसिकली जो कि बिजनेसेस को रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली द सप्लाइंग बिजनेस, हम इसको यूजुअली टर्म इस्तेमाल करते हैं सप्लाइंग बिजनेसेस की। तो ये सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। So this sector consists of all the businesses that extract the natural resources from the land. For example, mining, extraction of oil, farming and fishery businesses. Basically वो businesses जो कि salt mines कह लें, जो कि salt निकालते हैं। सही है, आपके coal miners कह लें, coal miners businesses जो कि कोल निकालते हैं। फिर आपके फार्मर्स आ जाते हैं। फार्मर्स जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करके बिजनेसेस को पहुंचाते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, अरामको एक कंपनी है सऊदीया की विच इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। फिर उसके बाद फिशरी देखें तो फिशरमैन जाके कराची में केवाड़ी साइड पे आप देखें तो फिशरमैन जाके जो है वो मछली निकाल के डिफरेंट बिजनेसेस को दे रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये जो बिजनेसेस हैं ये किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स ऑल द बिजनेसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है आपकी इकोनॉमी का जो कि जिसके अंदर वो सारे बिजनेसेस आ जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कर होते हैं। मतलब दे मैन्युफैक्चर द गुड्स इन द इकोनॉमी। So this sector consists of all the businesses that manufacture finished and semi-finished goods using raw materials provided by the primary sector. So they are responsible for manufacturing finished goods and semi-finished goods. For example, एक टेबल है, आपने वो टेबल जाके जो है वो हैबिट से खरीद ली। सो बेसिकली वो टेबल बनाई हैबिट ने होगी, मैन्युफैक्चरर होगा हैबिट उसका, उसने एक आपको फिनिश गुड लाके दे दिया। ठीक है, इसी तरह कार मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इसी तरह चेयर मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इसी तरह कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हो गए। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सही है, और फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हैं, सो दोज बिजनेसेस आर इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और दे ऑल्सो मेक सेमी फिनिश गुड्स। अब सेमी फिनिश गुड्स क्या होते हैं? सेमी फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स विच जिसपे आधा काम हो चुका होता है और आधा काम बाकी होता है। फॉर एग्जाम्पल के एन एन एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको चिकन नगेट्स फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा है। तो वो चिकन नगेट्स जब आप जाते हैं मार्केट से खरीदने तो वो फ्रोजन होते हैं, राइट? और उसको आप घर लाके फ्राई करके फिर खाते हैं। सही है, तो वो सेमी फिनिश गुड कहलाता है कि उस पर आधा काम कर चुकी है कंपनी, सही है, आधी मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है, आधी आपको घर आके थोड़ा बहुत उसमें उसको फ्राई करके खाना पड़ेगा, या उसमें थोड़े बहुत और जैसे अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं। अब जे डॉट से आप अनस्टिच क्लोथ खरीद के लेकर आते हैं, उसको आप टेलर को देते हैं, अपने नाप के हिसाब से उसको सिलवाते हैं। तो बेसिकली वो अनस्टिच क्लॉथ क्या है, दैट इज द सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है, वो फिनिश और सेमी फिनिश गुड बनाता है। और फिर तीसरा सेक्टर आता है आपका, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। एंड टर्शियरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड इन द इकोनॉमी। टूरिज्म कह लो,
बैंकिंग कह लो, इंश्योरेंस कह लो, रिटेलर्स कह लो, जितना जैसे इम्तियाज है, इम्तियाज क्या करता है, रिटेलिंग करता है, राइट। वो आपको एक छत के नीचे सारे गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, आप आके वहां पे खरीद लो। तो दैट इज रिटेलिंग। लकी वन में जितनी भी शॉप्स हैं वो क्या है, रिटेल कर रही हैं, बेच रही हैं। तो जितने भी ये बिजनेसेस हैं जो कि सेल करते हैं गुड या सर्विस, सो दोज बिजनेसेस आर नोन एज टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस। जैसे बैंक्स हैं आपके, अब बैंक्स आपको क्या प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें, किस चीज की सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ये सारी आपकी बैंक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज बैंक्स आर इन द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस होता है क्या है, बेसिकली आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप रह रहे हो तो यहाँ पे छीना झपटी का डर होता है। तो उसके लिए आपने क्या करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रैफिक इतना गंदा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कहीं आके आपकी गाड़ी के अंदर घुस सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया। अब इंश्योरेंस में आपको जो है वो एक सर्टेन अमाउंट एक इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और उससे आप जो है वो अपनी गाड़ी ठीक करा सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी चोरी हो गई तो उसके बदले में आपको उसके पैसे कंपनसेट होते हैं। और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे सालाना चार्जेस ले रही होती है बेसिकली। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके नुकसान की समझ लें एक तरीके से भरपाई कर रही है, आपके नुकसान को जो है वो पे ऑफ कर रही है। तो बेसिकली वो आपका टर्शियरी सेक्टर बिजनेस में आ जाता है कि वो आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो वो अब जैसे एजुकेशन है, आप लोग अभी मेरी क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे से आप क्या ले रहे हैं, आप मेरे से सर्विस ले रहे हैं, राइट। सो दैट इज बेसिकली अ टर्शियरी सेक्टर बिजनेस। तो जितने भी बिजनेसेस जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दोज बिजनेसेस आर इन्वॉल्व इन द टर्शियरी सेक्टर बिजनेस। और आजकल के दौर में टर्शियरी सेक्टर बिजनेस को और एक स्टेप अहेड लेकर चला गया ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंज, दैट इज द क्वाटरनरी सेक्टर। अब क्वाटरनरी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इसी में से निकला है ये क्वाटरनरी सेक्टर। एंड दिस इज द फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन टुडेज वर्ल्ड। और ये जो सेक्टर है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू आईटी। जितने भी बिजनेसेस जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच कैन बी बिल्डिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अ डेटा एनालिस्ट, बेसिकली जितने भी बिजनेसेस जो कि आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोज बिजनेसेस आर इन्वॉल्व एंड इन द क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये चार सेक्टर्स आपके इकोनॉमी के अंदर होते हैं, और ये चारों सेक्टर्स जो हैं वो आपके अंदर बिजनेसेस होते हैं। कुछ बिजनेसेस आपके प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, कुछ बिजनेसेस आपके सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, कुछ बिजनेसेस आपके टर्शरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, और कुछ बिजनेसेस आपके क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो अगर मैं सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझाऊं इसको, तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होता है आपको। सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल से गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। और टर्शरी सेक्टर बेसिकली उस गुड्स को बेचता है, और उस गुड्स को बेचने के साथ साथ और भी दूसरी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो टर्शरी सेक्टर इज इन्वॉल्व विद ऑल द सर्विसेज। ये कुछ बनाता नहीं है, ये सिर्फ बेचता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कोई मसला बच्चों तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गई बात, ये चारों सेक्टर समझ आते हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। ऑलराइट, अब बात करते हैं ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस की। अब हमने इतने सारे बिजनेसेस देखे हैं कि यार प्राइमरी सेक्टर में भी बिजनेस होता है, सेकेंडरी में भी होता है, टर्शरी में। अब पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जितने भी फार्मर्स हैं, सही है, जितने भी वो बिजनेस है जो कि रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जैसे सुजुकी, वही मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो असेंबल कर रहा है, उनके अपने यहाँ पे प्लांट्स हैं, सही है। यहाँ पे चेयर मैन्युफैक्चरर हैं, चेयरिस्टर करके कंपनी है, चेयर मैन्युफैक्चर कर रही है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेकेंडरी में आ गए, जितने भी बैंक है वो टर्शरी में आ गए। और जितनी भी बिजनेस जो कि क्वाटरनरी सेक्टर से आईबैक्स है, आईबैक्स अब का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और आईटी रिलेटेड सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड करे तो वो क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाएगा। अब जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनकी ओनरशिप होती है, राइट। अब आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करा तो यू गाइस आर द ओनर ऑफ इट, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया, सुई सदर्न गैस हो गया। ये सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस, पीआई है, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस है। तो यूजुअली इकोनॉमी के अंदर दो लोग होते हैं जो कि बिजनेस की ओनरशिप रखते हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर businesses are those businesses which are owned and controlled by the state or the government। जब आपकी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है उस, और वो बिजनेस स्टार्ट करती है, मतलब उस बिजनेस पे उसका पूरा कंट्रोल होता है, सो दोज बिजनेसेस आर नोन एज पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस
are the businesses that are owned and controlled by individuals or group of individuals. आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करें, आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करें, फिर बाद में शेयर होल्डर्स को लेकर आ जाएं, मतलब अपने शेयर्स बेच दें, अपने बिजनेस की थोड़ी बहुत ओनरशिप किसी और को बेच दें। तो मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये कौन कर रहा होता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा होता है। तो यूजुअली आपके बिजनेस की ओनरशिप या तो गवर्नमेंट के पास होती है या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होती है। और जो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, वो होता है टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मतलब ये सोसाइटी को बेनिफिट करने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। और अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, जैसे हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसका सोल एम यही होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है और उसके साथ साथ बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाना है और बिजनेस को और ज्यादा बड़ा बनाना है। तो देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस दो अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। Public sector businesses are those businesses which are owned and controlled by the government, and private sector businesses are those businesses which are owned and controlled by individuals or group of individuals. तो आप हम लोग डिस्कस करेंगे the different types of private sectors. अब बेसिकली टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कह लें बिजनेसेस, या इनको हम लीगल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स इन एन इकोनॉमी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर में सबसे पहले और सबसे फेमस जो आता है वो आता है सोल ट्रेडर बिजनेस। अब सोल ट्रेडर बिजनेस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। जब एक बंदा रिस्क उठाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस का नाम होता है सोल ट्रेडर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें मैं क्लोथ्स बना के सेल कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो बिजनेस कहलाएगा एक सोल ट्रेडर बिजनेस। सो दिस पर्सन टेक्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग हिज सेविंग्स एंड इन रिटर्न एक्सपेक्ट्स प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। बेसिकली वो अपनी सेविंग्स जमा करके उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है, या तो अगर बड़ा या तो किसी से उधार लेके वो इन्वेस्ट करता है। और बेसिकली वो ये अज्यूम करता है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बिजनेस में तो ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। तो अगर मैं क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो वो एक सोल ट्रेडर बिजनेस होगा, और उस बिजनेस से मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अब मैं ये सारा रिस्क क्यों उठा रहा हूँ? सही है, मैं आराम से घर पे सो भी सकता था, लेकिन मैं ये सारा रिस्क बिजनेस स्टार्ट करने का इसलिए उठा रहा हूँ ताकि मुझे एक रिटर्न मिले, एंड दैट रिटर्न इज नोन एज प्रॉफिट। तो सोल ट्रेडर बिजनेसेस जो है वो सिंपली बहुत सारे खुलते हैं, अच्छी बात है, और इसमें जो है वो ज्यादा आपको झंझट भी नहीं होता कि आप आराम से खुद ही जो है वो जाके गवर्नमेंट की परमिशन लेके खोल सकते हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं चाहिए होती, आपको जहां मर्जी आए वहां जाके आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, आप ऑनलाइन खोल सकते हैं, आपने कोई स्टॉल लगाना है आप कहीं भी जाके स्टॉल लगा सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। लेकिन अगर बाहर के ममालिक में आप थोड़ा बिजनेस खोलना है आपने सोल ट्रेडर का, सो एटलीस्ट यू नीड अ ट्रेडिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ट्रेडिंग लाइसेंस आप जो है वो गवर्नमेंट से खरीदते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जैसे जो कि ट्रेडिंग लाइसेंस लेके काम कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग in setting up. So sole trader is the easiest way to open or start up a business. तो सोल ट्रेडिंग के फायदे क्या है सोल ट्रेडर बिजनेस के? तो सबसे पहले तो इट इज वेरी इजी टू सेट अप बिकॉज वेरी लिटिल और नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर आपकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है एज कम्पेयर टू द अदर लीगल स्ट्रक्चर जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अदर लीगल स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर देर इज नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक पर्चा चाहिए होता है, एक लाइसेंस चाहिए होता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से, और वो गवर्नमेंट आपको जब वो लाइसेंस दे देती है तो फिर आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, ओनर कीप्स ऑल द प्रॉफिट। अब क्योंकि सोल ओनर है, एक ही बंदा है, खुद ही रिस्क ले रहा है, खुद ही स्टार्ट कर रहा है, तो प्रॉफिट भी कौन रखेगा? खुद रखेगा। सो सिंगल ओनर होता है, सिंगल बंदा स्टार्ट करता है, पूरा रिस्क खुद लेता है, तो सारा प्रॉफिट भी ये खुद अपने पास रखता है। फिर तीसरी चीज है दैट इज ओनर हैज ऑल द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अब सोल ओनर है तो सारे डिसीजंस कौन लेगा? खुद लेगा। सारा कंट्रोल किसके पास होगा? खुद के पास होगा। क्योंकि हम आगे दूसरे लीगल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर कंट्रोल जो है वो इधर उधर चला जाता है, लेकिन सोल ट्रेडर के अंदर जो बंदा जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है उसी के पास सारा कंट्रोल और सारी डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। फिर उसके बाद फोर्थ बेनिफिट इज दैट ओनर्स एंड एम्प्लॉयज आर एबल टू कीप अ क्लोज रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट विच इंक्रीजेस द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब सोल ट्रेडर बिजनेस में आप यूजुअली एक दो एम्प्लॉयज रख लेते हो जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं, और उन एम्प्लॉयज के साथ आप एक क्लोजर लिंक रखते हो। तो क्लोजर लिंक होने की वजह से एम्प्लॉयज भी जो है वो काफी मोटिवेटेड फील करते हैं
कि उनके ओनर के साथ डायरेक्ट बातचीत है, तो इसलिए वो लोग काम भी अच्छा करते हैं ताकि ओनर के सामने डायरेक्टली उसको दिखे कि यार वाह यार एम्प्लॉयज तो अच्छा काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल जाए. सो बिकॉज ओनर्स एंड एम्प्लॉयज have a closer relationship, so that is why employees are motivated well in the sole trader business, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं. So these are the usual advantages of sole trader businesses. However, there are certain disadvantages as well. और disadvantage समझने के लिए हमें सबसे पहला जो disadvantage है that is unlimited liability. और unlimited liability समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊं. अब वो कहानी ये है कि मिस्टर ए है और मिस्टर ए एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं. सही है, एक उन्होंने जो है वो होटल स्टार्ट करा. ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली, उन्होंने ट्रेडिंग लाइसेंस लिया और वो उन्होंने होटल स्टार्ट करा. अब होटल स्टार्ट तो उन्होंने करा, लेकिन अब उनके पास कुछ उनकी सेविंग्स थी वो उन्होंने लगाई, लेकिन वो सेविंग्स कम पड़ी. तो उन्होंने लिया बैंक से लोन. सही है, उन्होंने लिया बैंक से लोन. बैंक से लोन लिया उन्होंने 50,000 रुपए का. ठीक है, और वो 50,000 रुपए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर लगा दिए. कुर्सियां टेबलें वगैरह खरीद ली. सही है, कोई मशीनरी जो है वो कुकिंग मशीनरी वगैरह खरीद ली, कुकिंग सारी चीजें ये उन्होंने बिजनेस में लगा दी. अब उन्होंने कोई 6 मंथ्स जो है वो बिजनेस रन करा. अच्छा, जो बैंक से उन्होंने लोन लिया, उस बैंक के लोन को हम बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे लायबिलिटी, क्योंकि वो किसी से उन्होंने पैसे उधार लिए. तो किसी से आप जब पैसे उधार लेते हो ना, तो उसको हम कहते हैं लायबिलिटी. ठीक है, सो बेसिकली द बैंक लोन इज अ लायबिलिटी ऑन अ बिजनेस. तो बैंक लोन उन्होंने लेके 50,000 रुपए का उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, पैसे लगाए, 6 महीने बिजनेस चलाया, लेकिन बिजनेस जो है वो चला नहीं. रेस्टोरेंट उनका इतना खास चला नहीं. और अब जो है वो रेस्टोरेंट को करना है बंद, और जो पैसे लिए हुए हैं 50,000 रुपए वो करने हैं वापस. ठीक है, तो अब रेस्टोरेंट हो जाता है बंद, और रेस्टोरेंट के अंदर जो भी मशीनरी वगैरह जो उन्होंने 50,000 रुपए से खरीदी थी वो जो है वो बेचते हैं. अब मिस्टर ए जब वो मशीन बेचते हैं तो वो मशीनरी, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 महीने इस्तेमाल हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है जितने की खरीदी थी तो उतने की तो बिकेगी नहीं. ठीक है, तो अब जो है वो मशीनरी जाती है मार्केट के अंदर 30,000 रुपीज की. 30,000 रुपीज की वो सारा एसेट बिजनेस का बेच देते हैं. उनकी जेब में 30,000 रुपीज आ जाते हैं. लोन अभी भी 50,000 रुपए का वापस करना है, जेब में आपके आए 30 रुपीज. ठीक है, अब मिस्टर ए क्या करेंगे? अब मिस्टर ए जाएंगे अपने घर और अपना कीमती सामान, अपना पर्सनल सामान जो है वो सेल करेंगे, ताकि वो जो 20,000 का डेफिसिट है वो फुलफिल हो जाए. तो मिस्टर ए कुछ अपना घर की कीमती चीजें, कुछ सोना वगैरह, कुछ एलईडी वगैरह, कुछ सोफे वगैरह, जो भी है पर्सनल एसेट जो भी उनके घर पे हैं, वो सेल करेंगे इन ऑर्डर टू पे बैक द लोन दैट दे ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द बैंक. तो अब बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो ओनर था ही वॉज फेसिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो जो ये मिस्टर ए है, ही वॉज फेसिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Now, what is unlimited liability? Unlimited liability means that owner's personal assets are at risk. Owner's personal assets are at risk whenever there is a liability on the business. कि जब भी बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी होती है तो ओनर के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो एट रिस्क होते हैं. तो अगर मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया और उन्होंने रेस्टोरेंट में लगाया, तो बिकॉज द रेस्टोरेंट वाज अ सोल ट्रेडर रेस्टोरेंट, मतलब मिस्टर ए वाज द सिंगल ओनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट, तो बेसिकली ही हैड अनलिमिटेड लायबिलिटी. दैट मीन्स के मिस्टर ए को बता दिया गया था कि भाई अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस खोल रहे हो और आप अगर लोन ले रहे हो तो आप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी फेस करोगे. दैट इज कि अगर आप लोन को पे बैक नहीं कर पाए तो आपके पर्सनल एसेट्स को बेच के रिमेनिंग अमाउंट पे किया जा रहा होगा. तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस. किसको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आया बता दें, क्योंकि आई विल बी रेफरिंग इट बैक अगेन एंड अगेन इन द नेक्स्ट लीगल स्ट्रक्चर एज वेल. तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चों? ऑलराइट, सो अनलिमिटेड लायबिलिटी is when the owner's personal assets are at risk. So this is a disadvantage, क्योंकि बात है आप इतना रिस्क लो जितना अब तक हो. अब आप घर बेचने पड़ रहे हैं तो बेसिकली घर के एसेट काफी ज्यादा
किसका माइक Yeah, I did it in the. म्यूट कर लेते हैं फाइजर को, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ सोल ट्रेडर बिजनेस। तो अब नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या है, तो दोबारा से हम चलते हैं मिस्टर ए के बिजनेस पे। अब मिस्टर ए ने जो रेस्टोरेंट स्टार्ट करा, वो जो रेस्टोरेंट है अगर देखा जाए तो मिस्टर ए है अलग पर्सनैलिटी, और वो जो उनका बिजनेस है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो एक अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लेकिन सोल ट्रेडर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। सोल ट्रेडर में कहते हैं ओनर बिजनेस है और बिजनेस ओनर है, मतलब दे बोथ आर कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल एंटिटी, अ सिंगल आइडेंटिटी। तो क्या होता है कि अगर बिजनेस की गलती हुई तो मतलब ओनर की गलती है, ठीक है। अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो मतलब ओनर की गलती है। अगर बिजनेस में कोई चीज जो है वो गलत होती है, कोई केस होता है, तो मतलब ओनर पे केस होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने जो 6 महीने रेस्टोरेंट चलाया, उन 6 महीनों में उन्होंने एक लीगल केस भी हैंडल करा। वो क्या करा, उन्होंने उनके किसी एम्प्लॉय ने कोई बासी खाना जो है वो किसी कस्टमर को सर्व कर दिया। वो बासी खाना खा के जो है वो कस्टमर की तबीयत खराब हो गई। कस्टमर जो था वो जज था कहीं का, तो या लॉयर लॉयर था, तो उन्होंने जो है वो उस कंपनी पे कर दिया केस, उनके रेस्टोरेंट पे कर दिया केस। अब केस क्योंकि बिजनेस के ऊपर हुआ है, तो सोल ट्रेडर के अंदर देर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब बिजनेस और ओनर एक ही बंदे हैं। तो अब अगर बिजनेस पे केस होता है तो मतलब ओनर पे केस हुआ है, दैट इज मिस्टर ए पे केस हुआ है। तो अब मिस्टर ए को जाके वो केस लड़ना पड़ा। अब मिस्टर ए ने जब वो केस लड़ा तो उनको जाहिर सी बात है वो गिल्टी हो गए। सही है कि भाई उनकी गलती है, उनके बिजनेस की गलती है, सो ही हैड टू पे अ फाइन, ठीक है। तो वो फाइन भी जो है वो मिस्टर ए की जेब से चला गया, मतलब 2 महीने में जितना कमाया वो सारा उन्होंने वहां पे दे दिया। तो ये क्यों हुआ, ये लीगल केस मिस्टर ए पे क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज नॉट अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। आपका जो बिजनेस है और आपका जो ओनर है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। दे आर अ सिंगल, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल आइडेंटिटी व्हेन इट इज अ सोल ट्रेडर। आगे हम लोग जब लीगल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे दूसरे, जैसे कंपनीज हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनी और ओनर डिफरेंट आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो सोल ट्रेडर का है वो ये है कि ओनर को और ओनर और बिजनेस को जो है वो एक ही एंटिटी कंसिडर किया जा रहा होता है। सो देर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन द केस ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। अब सेपरेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। अब डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों एक ही एंटिटी होते हैं, तो अगर ओनर मर गया तो बिजनेस भी मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का जो रेस्टोरेंट था, लेट्स सपोज, अब थोड़ी सिचुएशन चेंज करते हैं, मिस्टर ए ने रेस्टोरेंट स्टार्ट करा और कुछ टाइम बाद मिस्टर ए जो है वो चल बसे। अब जब मिस्टर ए चल बसे और अगर मिस्टर ए की कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई नेक्स्ट टू किन नहीं है, बेसिकली तो क्या हुआ कि मिस्टर ए का जो बिजनेस है वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज, चलो एक और अजम्पशन लेते हैं कि मिस्टर ए की एक बेटा था, मिस्टर ए का एक बेटा था, मिस्टर ए जूनियर। अब मिस्टर ए जूनियर जो है, देखा जाए तो मिस्टर ए के मरने के बाद रेस्टोरेंट मिस्टर ए जूनियर को संभालना है। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए मर गया तो उसका बिजनेस भी साथ ही उसके मर गया। क्योंकि देखें जब मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करा था तो वो गवर्नमेंट के पास गया, उसने लाइसेंस लिया। वो लाइसेंस किसके नाम पे बना था, मिस्टर ए के नाम पे बना था, ठीक है। अब मिस्टर ए मर गया तो गवर्नमेंट किसी भी मरे हुए आदमी के साथ तो लाइसेंस कंटिन्यू नहीं करती। तो गवर्नमेंट के पास ऑन पेपर क्या हुआ, मिस्टर ए मर गया तो ऑन पेपर उसका बिजनेस भी साथ ही खत्म, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए जूनियर जो कि मिस्टर ए का बेटा था, उसने बोला मैं अब रेस्टोरेंट संभालूंगा, ठीक है। तो वो जाके गवर्नमेंट से बात करता है और वो बोलता है कि भाई ये जो मेरे अब्बा का रेस्टोरेंट था अब ये मैं चलाऊंगा, तो आप काइंडली अब मुझे लाइसेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए मिस्टर ए जूनियर एक नया ओनर होगा,
ठीक है, और उसका जो बिजनेस होगा वो भी कंप्लीटली नया होगा। तो इसलिए अब जो नया लाइसेंस बनेगा वो किसके नाम पे बनेगा? मिस्टर ए जूनियर के नाम पे बनेगा। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जब भी सोल ट्रेडर बिजनेस में कोई ओनर की डेथ हो जाती है और अगर उसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन होता है, तो वो जो बेटा या बेटी उसकी जो भी संभाल रहा है बिजनेस, बेसिकली उसके नाम पे दोबारा से लाइसेंस बनता है। तो देखा जाए तो ऑन पेपर क्या हो रहा है? ऑन पेपर ये हो रहा है कि जो पुराना ओनर था वो मर गया, बिजनेस बंद, नया ओनर आया, नया ओनर ने नया बिजनेस स्टार्ट करा। तो ऑन पेपर ये वाली बात हो रही है। तो ऑन पेपर अगर देखा जाए, सो देर इज नो कंटिन्यूटी इन अ सोल ट्रेडर बिजनेस। ओनर मर गया, बिजनेस मर गया, नया ओनर आया तो उसको नया बिजनेस कंसिडर करा जाएगा। तो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता। लेकिन हम आगे आगे दूसरे लीगल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि द बिजनेस इज कंटिन्यूड, बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, भले ओनर मर जाए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस चलता रहेगा। सो दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर sole trading business, that is there is unlimited liability and there is no separate legal identity। और no separate legal identity में हमने दो चीजें पढ़ी, that if the owner dies the business also dies with it, so there is no continuity। एंड अगर बिजनेस के खिलाफ कोई लीगल एक्शन होता है, कोई कोर्ट केस होता है, तो ओनर अंदर जाएगा, ओनर के ऊपर केस होगा और ओनर जो है वो लीगल राइट्स के हिसाब से वो अपना केस लड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज, लॉसेस आर हैज टू बी बेयर्ड बाय द ओनर। अब सोल ट्रेडर बिजनेस में क्योंकि रिस्क एक ही बंदा उठा रहा है, तो सारा लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? उसी बंदे को बेयर करना पड़ेगा। तो सारा लॉस एक ही बंदा बेयर करता है। वेर एज आगे हम अगर पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप में हम देखेंगे कि बेनिफिट ये होगा कि लॉसेस शेयर हो जाते हैं, तो पर बंदा जो लॉस आता है वो कम आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोल ट्रेडर है, सोल बंदा है, तो सारा लॉस कौन बेयर करेगा? वही सोल ट्रेडर बेयर करेगा। सो द लॉस इज बोर्न बाय द सिंगल ओनर। देन फोर्थ पॉइंट इज डिफिकल्टी टू रेज एडिशनल फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट। सोल ट्रेडर बिजनेस को क्योंकि स्मॉल इन साइज होता है, तो पैसा मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। सोल ट्रेडर ज्यादातर अपनी सेविंग्स लगाता है, क्योंकि अब्बा से पैसे मांगने जाओ तो अब्बा पैसे देते नहीं है, अब्बा सिर्फ रिश्तेदारों को पैसे देते हैं। दोस्त वैसे ही कंगले होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते तो दोस्त भी आपको पैसे नहीं देंगे। बैंक के पास जाओगे तो बैंक्स यूजुअली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर उनको या तो पोटेंशियल नहीं दिखता या फिर उनको लगता है कि बिजनेस जो है वो ज्यादा अरसे नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। तो सोल ट्रेडर को एक जो खासा चैलेंज फेस होता है वो ये होता है कि दे आर नॉट एबल टू रेज फाइनेंस। पैसा रेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है उनके लिए। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट इज ऑफन फेस कंपटीशन फ्रॉम वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। Another disadvantage that they face is that they face competition from the existing business। और क्योंकि यूजुअली सोल ट्रेडर बिजनेस एक छोटा बिजनेस होता है और एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होते हैं मार्केट के अंदर वो बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो यूजुअली द सोल ट्रेडर इज अनेबल टू सर्वाइव अगेंस्ट द कंपटीशन दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम देम। And sixth disadvantage is that the owner usually have to work for long hours to make the business pay। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक सोल ट्रेडर बिजनेस आपने स्टार्ट करा, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि वो बिजनेस जो है वो सही तरीके से चल जाए और आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाए। और यूजुअली स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो, कोई आपको जानता नहीं है, कोई कस्टमर बेस नहीं होता आपका, तो स्टार्टिंग में तो आप लॉसेस करते हो, ठीक है। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप दिन रात एक करो, आप मेहनत करो उस बिजनेस के ऊपर, ताकि वो बिजनेस आपको पे बैक करे, ताकि वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देना शुरू करे। सो यूजुअली द ओनर्स हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स टू मेक द बिजनेस पे। तो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। अच्छा भला कहीं नौकरी कर लेते हैं, 8 घंटे नौकरी करनी होती, घर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे 12 12 15 15 20 20 घंटे काम कर रहे हो टू मेक द बिजनेस पे। So that is also a disadvantage of a sole trading business। So these are the disadvantages of advantages and disadvantages of a sole trader। समझ आती है बात बच्चों? यहाँ तक कोई मसला? अनलिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में बार बार आगे डिस्कस कर रहा हूँ, सो यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है। ऑल राइट। नाउ व्हाट आर पार्टनरशिप्स? पार्टनरशिप इज अनदर टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली टू और मोर पीपल अप टू 20, किसी किसी कंट्रीज में दो या दो से ज्यादा
up till 20 people come together and start up their own business, sharing the capital, responsibilities, and they create a document known as the deed of partnership, which is a partnership agreement between the partners. तो जब दो दोस्त मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपस में, या तीन दोस्त मिलके या चार दोस्त मिलके अप टिल 20, वो आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद द कैपिटल, पैसा शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, एंड दे ऑल्सो क्रिएट अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द डीड ऑफ पार्टनरशिप, एंड दैट डीड ऑफ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बिटवीन द पार्टनर्स। और उस डीड ऑफ पार्टनरशिप के अंदर यूजुअली क्या आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या होंगे, कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो किस हिस्से में वो प्रॉफिट बटेगा, हाफ एंड हाफ होगा, 70-30 होगा, 60-40 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट। फिर उसके बाद शेयर ऑफ कैपिटल, कि कौन कितना पैसा लेकर आया बिजनेस के अंदर, वो भी इसके अंदर लिखा जाता है। फिर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रोल्स हर एक पार्टनर देखेगा, क्या क्या काम हर एक पार्टनर करेगा इस बिजनेस के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है वो लिखी जाती हैं in the deed of partnership. So partnership business is when two or more people come together and start up their own business, and they decide to share their capital and share the responsibilities. और दोनों partners जो है वो एक agreement बनाते हैं which is known as the deed of partnership, और उसके अंदर वो सारे terms and conditions अपने partnership के note down करते हैं। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप के फायदे क्या है? पार्टनरशिप के फायदे ये हैं कि लॉसेस आर शेयर्ड। सबसे पहले तो सोल ट्रेडर को अगर हम देखें तो सोल ट्रेडर सारा नुकसान खुद बर्दाश्त कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉसेस आर शेयर्ड, यहाँ पे जितना भी नुकसान है वो शेयर हो जाता है, तो पर बंदा जो नुकसान है वो कम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 का नुकसान हुआ, तो अगर मैं सोल ट्रेडर होता तो 50,000 का नुकसान सारा खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि हम पार्टनरशिप में हूँ तो 25-25 हजार रुपए पर बंदा लॉस आएगा। Responsibilities are shared, so each partner is able to specialize in different areas of management. अब क्योंकि आप बिजनेस स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक बिजनेस के अंदर देर आर सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सर्टेन डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस की मार्केटिंग करने की। फिर एक डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट, जो कि एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए बनाया जा रहा होता है। एक होता है आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को देखता है कि बिजनेस जो है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसको वो देख रहा होता है। फैक्ट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होती हैं उन चीज़ों को वो देख रहा होता है। फिर एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो कि मैनेज करता है सारे बिजनेस के फाइनेंसेस। ठीक है, अब लेट्स सपोज चार पार्टनर्स मिलके एक नया बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो ईच पार्टनर विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पार्टनर यहाँ जाएगा, एक पार्टनर ये देखेगा, एक पार्टनर ये देखेगा, एक पार्टनर ये देखेगा। और क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, सो दे गेट स्पेशलाइज इन इट। स्पेशलाइज इन इट मतलब एक पार्टनर मार्केटिंग में स्पेशलाइज है तो वो ये चीज देख रहा है, एक पार्टनर जो है वो फाइनेंस में स्पेशलाइज हो जाएगा, एक पार्टनर एचआर में हो जाएगा, और एक पार्टनर ऑपरेशंस में हो जाएगा। तो यूजुअली आपस में काम बट जाते हैं, आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती हैं, विच मेक्स इट इजियर फॉर द बिजनेस टू मैनेज। ऑन द कॉन्ट्ररी सोल ट्रेडर में हमने देखा था कि एक सोल ओनर होता है और सारा काम वो खुद ही कर रहा होता है, सो उसको कभी कभार लॉन्ग आवर्स बैठना पड़ जाता है। ही हैज टू गिव लॉन्ग आवर्स टू द बिजनेस फॉर टू मेक द बिजनेस पे। फिर उसके बाद बेटर डिसीजन मेकिंग। अब ये चार पार्टनर्स हैं, ये चार दिमाग हैं समझ लो। अब ये चार दिमाग जब किसी प्रॉब्लम को लेके सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर आइडियाज आ सकते हैं कंपेयर टू सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में एक ही बंदा लगा हुआ है, एक ही दिमाग है, तो वो एक ही बंदा सोचेगा और सारे डिसीजन वो खुद ही लेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे आइडियाज थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि एक ही बंदा सोच रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे चार पार्टनर्स हैं, चार दिमाग हैं, चार दिमाग एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, चार दिमाग एक नए आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, तो यूजुअली बेटर आइडियाज आर जनरेटेड। देन एडिशनल फाइनेंस इज अवेलेबल एज पार्टनर्स कैन इंजेक्ट मोर कैपिटल। अब सोल ट्रेडर के पास एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज हिज ओन सेविंग्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप पार्टनर्स लेकर आ रहे हो तो पार्टनर्स भी अपनी अपने कैपिटल लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, तो मोर कैपिटल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द बिजनेस एज पार्टनर्स आर इन्वॉल्व। तो क्योंकि पार्टनर्स आ रहे हैं तो पार्टनर्स ज्यादा पैसा लेकर आ सकते हैं, तो यूजुअली पार्टनरशिप के अंदर यू हैव एडिशनल फाइनेंस अवेलेबल। However, the disadvantage of partnership is
that all partners have unlimited liability. अब सारे पार्टनर्स के पास क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि an owner's personal assets are at stake in case he is unable to pay the liability of the business. तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हर एक पार्टनर के पास है. फॉर एग्जाम्पल, ये चारों पार्टनर ने मिलकर बिजनेस के बिहाफ पे लोन लिया था बैंक से. तो अब जब लोन वापस करने की बारी है और अगर बिजनेस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोन वापस कर सकते हैं, तो फिर इन चारों पार्टनर के जो एसेट्स हैं वो बेचे जाएंगे और इन चारों पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको बेच के बैंक अपनी रिकवरी करेगा. तो ऑल द फोर पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. सेकेंडली, द प्रॉफिट्स आर शेयर. अब आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर होते हैं. क्यों प्रॉफिट शेयर होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप है, हर एक बंदे ने अपना अपना पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है वो उस पैसों पे कमाएगा भी. तो प्रॉफिट्स आर शेयर्ड. तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सोल ट्रेडर में सोल ओनर सारा प्रॉफिट खुद रख रहा था. यहाँ पे प्रॉफिट क्या होंगे? शेयर हो जाएंगे. सो प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज. देन, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. आपकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी नहीं होती. जैसे कि हमने जैसे कि हमने ये डिस्कस करा था पहले कि सोल ट्रेडर के बिजनेस में, क्योंकि सोल ट्रेडर मर जाए तो एग्रीमेंट जो लाइसेंस होता है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. फिर जो कोई भी उसका नेक्स्ट केन होता है वो आके नया लाइसेंस बनवाता है. हमने ये डिस्कस करा था. फिर हमने ये करा था डिस्कस कि कोई भी केस होता है तो सोल ट्रेडर के ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर नहीं होता. ठीक है. तो सोल ट्रेडर जाता है केस वेस करने, या जेल भी अगर हो गई तो सोल ट्रेडर को होगी. अब लेकिन पार्टनरशिप के अंदर भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड नो कंटिन्यूटी. अब मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनरशिप में एक डीड ऑफ पार्टनरशिप बनती है. अब ये डीड ऑफ पार्टनरशिप में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अहमद और हसन पार्टनरशिप बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप बनेगी ये अहमद और हसन के बीच में बनेगी. ठीक है. अब लेट्स सपोज किसी वजह से हसन पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहता. ठीक है. तो अब ये जो डीड ऑफ पार्टनरशिप है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये हो जाएगा इनवैलिड. ये हो जाएगा इनवैलिड, मतलब ये डॉक्यूमेंट हो गया खत्म. गवर्नमेंट की नजर में ये डॉक्यूमेंट हो गया खत्म. और हसन क्योंकि पार्टनरशिप से जा रहे हैं तो अहमद को एक और पार्टनरशिप चाहिए, तो वो अहमद अब्दुल्ला को लेकर आ जाता है. ठीक है. तो अब्दुल्ला अब जो है वो नया पार्टनर है. अब अहमद और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप के लिए एक नया डीड ऑफ पार्टनरशिप बनेगा, एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा. और जब एक नया डॉक्यूमेंट बन गया तो मतलब कि पार्टनरशिप क्या है? नहीं है. ठीक है. तो इसलिए पार्टनरशिप के भी अंदर हम लोग ये कहते हैं कि अगर एक पार्टनर भी चला गया, सही है, एक पार्टनर भी मर गया, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी एंड अ न्यू पार्टनरशिप विल बी फॉर्म विद अनदर पर्सन. तो नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी आपका पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज है. फिर द फोर्थ पॉइंट इज दैट ऑल पार्टनर्स आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ एनी वन ऑफ देम. फॉर एग्जांपल, चार पार्टनर की अगर हम डिसीजन मेकिंग देखें तो यूजुअली ये होता है पार्टनरशिप में कि जो ज्यादा पैसा लाया उसकी चलेगी. ठीक है. लेट्स सपोज ये जो फाइनेंस संभाल रहा है सबसे ज्यादा पैसे भी इसने इन्वेस्ट करें कंपेयर टू ऑल द अदर थ्री. तो अब जब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा होगा, सही है, तो क्योंकि इसने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे, सही है, तो इसकी सुनी जाएगी एंड ऑल दी अदर्स विल बी बाउंड टू फॉलो हिज डिसीजन. भले उनको डिसएग्री करना है उस डिसीजन से, लेकिन उनको फॉलो जरूर करना पड़ेगा. क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि इसके सबसे ज्यादा पैसे हैं. या तो अगर सारे इक्वली लेकर आ जाते पैसे तो सबको एक चीज पे एग्री करके फिर डिसीजन लेना पड़ता. राइट. तो यूजुअली क्या होता है कि पार्टनरशिप में जिसके ज्यादा पैसे होते हैं उसका डिसीजन माना जाता है. And fifth is, it is not possible for the partnership to raise additional capital from selling of shares. अब पार्टनरशिप का फायदा तो यह है कि दूसरे पार्टनर्स अवेलेबल हैं तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का नुकसान यह है कि आपको अगर और पैसों की जरूरत होती है और अगर आपके पार्टनर्स फुल हो गए, मतलब 20 पार्टनर हो गए और अब आपको और पैसों की जरूरत पड़ रही है, सो यू कैन नॉट रेज योर कैपिटल फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर्स. आप शेयर्स नहीं बेच सकते. शेयर्स बेचने के लिए आपको कंपनी में तब्दील होना पड़ेगा. अब कंपनी क्या है? वो हमारा नेक्स्ट लीगल स्ट्रक्चर है.
अब बेसिकली बिजनेस की टर्मिनोलॉजी का अगर हम देखें तो आपके ये जो दो बिजनेस अभी हमने पढ़े, दैट इज सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, इनको हम अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कहते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दे डोंट हैव limited liability, rather they have unlimited liability, and they do not continue after the death of the owner. तो इसलिए हम इनको कहते हैं unincorporated businesses. Why? Because they don't have separate legal identity, they do not continue after the death of the owner, and they do not have limited liability. That means they have unlimited liability. On the contrary, अभी जो हम आगे दो अलग कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो जो दो कंपनीज हैं उनको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। और ये जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं, इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, मतलब ओनर के पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क। दे आर ऑल्सो हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, के बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज माने जाते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव कंटिन्यूटी, दैट इज कि अगर ओनर कोई भी मर भी जाए तब भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली वो बिजनेसेस जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी, दीज बिजनेसेस आर नोन एज इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, वेयर एज unincorporated businesses are those businesses which do not have limited liability, which do not have separate legal identity, which do not have continuity. यहां तक बच्चों समझ आता है दोनों का डिफरेंस? ऑल राइट, मूविंग ऑन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कंपनीज जो है हमारी वो दो तरीके की होती हैं। जो हम लोग कंपनीज पढ़ेंगे अभी वो दो तरीके के पढ़ेंगे, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? Private limited company is a type of company where the shares can only be sold to friends, family members and workers. अब सबसे पहले तो हमें जानना है इस डेफिनेशन में कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग आगे फ्रेंड्स और फैमिली की बात करें। सबसे पहले तो बच्चों शेयर्स क्या होते हैं? अब कोई भी कंपनी होती है ना, उस कंपनी के ओनर्स जो हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। उस कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। और वो शेयर होल्डर्स इसलिए कहलाए जाते हैं बिकॉज दे ओन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स होते क्या है? शेयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। ये एक प्रूफ होता है कि आप जो है वो इस कंपनी के ओनर हो, ठीक है? या जो भी बंदा कंपनी स्टार्ट करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास ये शेयर्स आ जाते हैं, एंड ही द शेयर्स आर द प्रूफ दैट द पर्सन इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये होते हैं आपके शेयर्स। जो शेयर्स ओन करते हैं उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। So these are the person who buy the shares. And शेयर होल्डर इसलिए शेयर्स खरीदता है एक कंपनी के ताकि वो रिसीव कर सके एक रिटर्न। और शेयर होल्डर्स के रिटर्न को हम कहते हैं डिविडेंड्स। क्या कहते हैं? डिविडेंड्स। सो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट में से जो हम शेयर्स, जो शेयर्स खरीदे हुए होते हैं शेयर होल्डर ने, जो शेयर होल्डर को हम पे कर रहे होते हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट में से हम रिटर्न शेयर होल्डर को पे कर रहे होते हैं, वो रिटर्न कहलाता है डिविडेंड्स। क्या कहलाता है? डिविडेंड्स। सो डिविडेंड्स इज द रिटर्न दैट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑन द शेयर्स दैट दे ओन। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी शेयर्स की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाउ डू दे रेज फाइनेंस? दे रेज फाइनेंस बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स। और इनके शेयर्स को जो खरीदते हैं उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कैन इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब शेयर होल्डर्स लिमिटेड होते हैं। दैट मीन्स कि शेयर होल्डर्स कैन बी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड वर्कर्स। आप शेयर्स सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इशू करेंगे जिनको आप जानते हैं, जो कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि आपके दोस्त हैं, या फिर आपके वर्कर्स विद इन द बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ उनको शेयर इशू कर सकते हो।
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक लिमिट होती है दैट दे कैन ओनली इशू द शेयर्स टू द पीपल दैट दे नो. दे कैन नॉट sell shares to any random people. They cannot sell shares to the general public. They can only sell the shares to the friends, families, and workers. So this is the main difference between a public limited company and a private limited company. Private limited company can only sell their shares to the friends, family and workers. और अभी हम आगे जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हम ये देखेंगे कि दे कैन सेल देयर शेयर्स टू एनीवन. ठीक है. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदे नुकसान देखते हैं पहले. एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज दैट शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी. शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो एट स्टेक नहीं होते. इसका मतलब यह है कि अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है और वो लोन वापस नहीं कर पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो डूबेगा, ओनर के पर्सनल एसेट नहीं डूबेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी का पार्ट हूँ और उस कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे. ठीक है. वो कंपनी ने लिया लोन बैंक से और अब वो कंपनी वो लोन वापस नहीं कर पा रही. तो मेरा जो पैसा डूबेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ वो 1 लाख रुपए डूबेगा जो मैंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा, क्योंकि वो बिजनेस को मैंने पैसे दिए. उसके अलावा मेरे पर्सनल एसेट जो है ना उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा. ठीक है. तो यहाँ पे फायदा यह है कि शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी. फिर द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. कि शेयर होल्डर्स अगर मर भी जाएं, शेयर होल्डर अगर छोड़ के चले जाएं तो वो अपना शेयर किसी और को बेच के चले जा सकते हैं. अगर वो मर जाएं तो उनका शेयर या तो कंपनी वापस खरीद लेती है या तो किसी और शेयर होल्डर को खरीदवा लेती है. तो बेसिकली बिजनेस यहाँ पे बंद नहीं हो रहा, बिजनेस हैज कंटिन्यूटी. ठीक है. एंड ऑल्सो अगर कोई केस, अब देखें, अगर मैं आपको एक और डिटेल वाली चीज बताऊं वो ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ ओनर्स कहलाते हैं. ठीक है. ये लोग कंपनी को चलाते नहीं है, कंपनी को चलाने वाले होते हैं डायरेक्टर्स. एक कंपनी को चलाने वाले होते हैं डायरेक्टर्स. ठीक है. एंड दीज डायरेक्टर्स दे आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा. तो ये शेयर होल्डर्स भी कोई इनमें से एक डायरेक्टर भी बन सकता है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. अब डायरेक्टर्स आर द वन हु रन द कंपनी. ये कंपनी चलाते हैं और ये लोग कंपनी चलाने के लिए एक और बंदा रखते हैं, दैट इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. वो सीईओ क्या करता है, वो कंपनी को रन करता है, कंपनी के डिसीजंस लेता है. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स किस पे भरोसा करते हैं, डायरेक्टर्स पे. डायरेक्टर्स किस पे भरोसा करते हैं, सीईओ पे. ठीक है. तो बेसिकली इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट बनती है कंपनी की. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर कंपनी पे केस होता है तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं बोला जाएगा. किसको बोला जाएगा, डायरेक्टर्स को जो कि कंपनी रन कर रहे हैं, सीईओ को जो कि कंपनी चला रहा है, जो कि कंपनी के डिसीजंस ले रहा है. तो यहाँ पे ओनर्स के पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कि ओनर और कंपनी दोनों डिफरेंट है. ठीक है. तो अगर कोई लीगल केस होता भी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स का मसला है, सीईओ का मसला है, ओनर्स के पास कोई भी मसला नहीं होगा, ओनर्स को जेल में नहीं भेजेंगे. हाँ, लेकिन अगर शेयर होल्डर एक डायरेक्टर भी है, अगर एक शेयर होल्डर एक डायरेक्टर भी है फिर उसके लिए मसला हो सकता है. लेकिन कंपनी के लोग ही जो है वो होते हैं और यहाँ पे ओनर जो है वो बिल्कुल अलग होता है. तो ओनर जो है वो उसके ऊपर कोई भी केस, कोई भी उसको केस वगैरह नहीं लड़ना पड़ेगा. देन द ओरिजिनल ओनर इज ऑफन एबल टू रिटेन कंट्रोल. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फायदा ये होता है कि जिसने कंपनी बनाई होती है ना, जिसने जो ओरिजिनल ओनर होता है, ही कीप्स द मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब शेयर्स की डाइल्यूशन जो होती है, डाइल्यूशन मतलब कि शेयर की जो डिवीजन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक कंपनी के अंदर 100% शेयर्स होते हैं. ठीक है. और जो मैक्सिमम शेयर इशू हो सकती है टू रिटेन द ओनरशिप, मतलब अगर मैंने कंपनी स्टार्ट की है तो मेरी कंपनी के अंदर ये 100% शेयर्स है, 100% शेयर्स. और अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास ओनरशिप रहे तो मैं 51% शेयर्स अपने पास रखूंगा और 49% शेयर जो है वो इशू कर दूंगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और वर्कर्स के अंदर. तब भी मेरी जो परसेंटेज होगी वो ज्यादा होगी. सो आई एम एबल टू रिटेन द कंट्रोल.
अब क्योंकि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से शेयर सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी के बंदों को शेयर सेल कर रहा हूँ, सो आई एम एबल टू रिटेन द कंट्रोल एज आई एम द ओरिजिनल ओनर। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जानने वालों को शेयर इशू कर रहा हूँ, तो मैं उतने ही शेयर इशू करूंगा जितने जितने के पैसे मुझे चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा पैसे, ज्यादा शेयर मैं अपने पास रखूं। क्योंकि अभी हम आगे जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ओरिजिनल ओनर के हाथ में कुछ है ही नहीं, सारा काम स्टॉक एक्सचेंज के हाथ में होता है। तो अभी हम आगे जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे तो उसको उसकी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिनल ओनर का कंट्रोल लूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फायदा यह है कि ओरिजिनल ओनर कीप्स और रिटेन्स द कंट्रोल। फिर उसके बाद अनदर बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज दैट द कंपनी इज एबल टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू द फ्रेंड्स फैमिली एंड वर्कर्स। तो अगेन ये भी एक फायदा है कि एडिशनल कैपिटल आपके पास आ जाता है, एडिशनल कैपिटल आप रेज कर सकते हो बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स। एंड लास्टली देयर इज ग्रेटर स्टेटस देन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। मार्केट में आपकी इज्जत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस, बिकॉज यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पास यूजुअली हायर स्टेटस होता है एज कंपेयर टू अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप बिजनेस। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फेस करनी होगी, मतलब बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि शेयर इशू करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका अलग डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर शेयर प्रिंट करवाओगे तो उसका अलग डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओगे अपने दूसरे डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, तो उसके अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। सो उस लीगल डॉक्यूमेंटेशन में पैसा भी लगता है। तो ऑफ कोर्स वहां पे टू सेट अप अ कंपनी यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ money, and also there is too many legal formalities which will take your time as well। तो टाइम और मनी बहुत ज्यादा लगता है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करने में। सेकेंडली, एक और डिसएडवांटेज है, कैपिटल कैनॉट बी जनरेटेड बाय सेलिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम आगे पढ़ेंगे कि पीएलसी इशू कर सकती है शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, किसी को भी खरीदना है शेयर वो खरीद सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर यू आर लिमिटेड टू ओनली सेल द शेयर्स टू द ऑडियंस यू नो, दैट इज द फ्रेंड्स, द फैमिली एंड द वर्कर्स। यू कैन नॉट सेल योर शेयर्स टू एनी रैंडम पब्लिक। तो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज, क्योंकि पब्लिक तो ज्यादा होती है, पब्लिक में से कोई भी चाहे शेयर खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स वैसे ही गरीब होते हैं, फ्रेंड्स कंगाल, तो किसको बेचेंगे शेयर? तो आपको बड़ा मुश्किल होता है शेयर होल्डर ढूंढना। फिर इट इज डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू सेल शेयर्स के बाद, अब शेयर टू सेल द शेयर्स। अब फॉर एग्जांपल चलो मुझे शेयर होल्डर्स मिल भी गए, फॉर एग्जांपल मेरा एक कजन है, उसने शेयर खरीदा मेरे से, मेरी कंपनी का, तो मैं शेयर होल्डर हो गया, सैफ शेयर होल्डर हो गया, और मेरा एक कजन है हमजा, वो शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, और एक और हमारा दोस्त है जिब्रान, वो शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, अब ये तीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए। अब लेट्स सपोज जिब्रान को अपना शेयर सेल करना है। जिब्रान को अपना, लेट्स सपोज उसके पास 20% शेयर था, ये 20% शेयर इसको सेल करना है। ही नो लॉन्गर वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये जिब्रान ये 20% शेयर तभी सेल करेगा जब इसके पास हमजा और मेरी परमिशन, उसके हमारी परमिशन के बजाय वो फंसा रहेगा, वो शेयर अपना बेच नहीं सकता। तो इसके अंदर, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी शेयर होल्डर को उस कंपनी का शेयर सेल करना है, तो वो बगैर दूसरे शेयर होल्डर्स की परमिशन से शेयर सेल नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर जिब्रान एक और बंदा लेकर आ गया है, दैट इज अहमद, अहमद को ये शेयर जो है वो अपना सेल कर रहे हैं। तो अगर अहमद को हम लोग नहीं जानते तो हम लोग अहमद जिब्रान को नहीं अलाउ करेंगे कि वो अहमद को शेयर बेचे। तो अब यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर है ये फंस गया। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ creating a private limited company. Another disadvantage is that end of year accounts
that is financial statements have to be sent to the government for inspection, hence less secrecy over financial affairs. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? अब क्योंकि आप लोग बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, सही है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक बिजनेस जो है वो पूरे साल का हिसाब किताब करता है, ठीक है, और वो हिसाब किताब जो है उसको हम कहते हैं एंड ऑफ ईयर अकाउंट्स। वो जब हिसाब किताब बनाता है ना, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको हम कहते हैं एंड ऑफ ईयर अकाउंट, जिनको अकाउंटिंग की टर्म में हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिन लोगों ने अकाउंटिंग कभी पढ़ी है, सही है, तो उनको पता होगा दैट इज इनकम स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग ये बनाते हो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये दो डॉक्यूमेंट साल के आखिर में बनते हैं, जिसके अंदर बिजनेस का हिसाब किताब होता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और लॉस करा है, और उसके साथ साथ बिजनेस की एसेट्स की वैल्यूएशन होती है कि बिजनेस की वैल्यू है क्या, कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है। अब ये जो वैल्यूएशन होती है ना, ये आपको, और जो ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपको गवर्नमेंट के पास भेजने होते हैं, ताकि गवर्नमेंट इन पे टैक्सेशन वगैरह कैलकुलेट कर सके और गवर्नमेंट देख सके परफॉर्मेंस के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो अब गवर्नमेंट को जब पता लगेगा, फिर प्लस ऑडिटिंग भी होती है। ऑडिटिंग क्या होती है? अब ये जो तीन हैं लोग, इन्होंने डायरेक्टर्स रखे थे जो कि कंपनी को चला रहे थे। अब ये तीनों शेयर होल्डर्स को देखना है कि कंपनी सही तरीके से चली है, कोई धांधली, कोई पैसे की हेर फेर तो नहीं हुई। तो अब ये लोग तीनों क्या बुलाएंगे? ऑडिटर बुलाएंगे। वो ऑडिटर आके इनके बिहाफ पे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद वो ये देखेगा कि क्या डायरेक्टर्स ने कंपनी को साफ और शफाफ तरीके से चलाया है, या कोई डंडी मारी है, कोई पैसों में इधर हेरा फेरी करी है। तो अब होगा क्या कि वो ऑडिटर तो आके चेक करके चला गया, लेकिन वो ऑडिटर किसी और को भी बता सकता है। वो गवर्नमेंट के पास भी इंफॉर्मेशन जा रही है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो लोग भी आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं। प्लस उनको भी पता चल रहा है हमारे बिजनेस के हालात क्या है। सो देर इज लेस सीक्रेसी ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, कि दूसरों को बताना पड़ रहा है कि हम लोग कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं था। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये था कि जितना प्रॉफिट हो रहा है खुद ही को पता है, जितना लॉस हो रहा है खुद ही को पता है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। सो देयर वाज मोर सीक्रेसी, यहाँ पे लेस सीक्रेसी है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो एज आई स्टेटेड अर्लियर कि यार ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो मैं शायद आज की क्लास में पूरा खत्म ना कर पाऊँ। तो बाकी का पार्ट जो है वो मैं अब कल की एक क्लास और रखूंगा, और उसके अंदर जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेरी आई हुई है मेरे पास ईशल, मैं इसको आपका वो करता हूँ। आपने पूछा शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर सिंपली सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, सही है। शेयर्स होते हैं एक ओनरशिप का सर्टिफिकेट, कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो वो आपको एक डिजिटल फॉर्म में या एक प्रिंटेड फॉर्म में आपको एक नाम के साथ आपकी एक शेयर मिल जाएगा आपको, कि भाई ईशल आजम जो है वो इस कंपनी की इतनी परसेंट की शेयर होल्डर है। तो वो कुछ भी नहीं है, कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, वो शेयर होता है, और आप पैसे देके वो शेयर आपके पास हो जाते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ भी मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। तो खैर वो आपका शेयर होता है। इसके अलावा और कोई क्वेरी है?